नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा समय में यूएस और चाइना के बीच में रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर चल रही है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर सीमा शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं और नतीजा यह निकला है कि अमेरिका ने 145% जो टैरिफ बढ़ा दिया है चाइना के ऊपर और चाइना ने 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका के ऊपर। और इस वॉर के बीच में चाइना ने यह सोचा है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा मार्केट है, वो जो बना हुआ सामान है, जो तैयार माल है, उसको कहां बेचें, क्योंकि अब वो अमेरिका में बेच नहीं सकते। इस तरह से मान लीजिए कि जो चीज पहले 1 रुपए की बिक रही थी, अब वो 2.5 रुपए की बिकेगी। तो इस तरह से अगर इतना ज्यादा टैरिफ हो जाएगा और इतनी ज्यादा कीमतें हो जाएंगी, तो जो माल वहन का खर्चा है वो भी, और जो विनिर्माण का जो खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है, वो भी नहीं निकलेगी। तो इस वजह से अमेरिका के साथ में व्यापार करना या अमेरिका को माल एक्सपोर्ट करना चाइना के लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। इसलिए वो चाहता है कि वो अन्य देशों में, जिसमें सबसे बड़ा जो एक जो लक्ष्य है वो भारत है, वो चाइना चाहता है कि भारत में अपना सामान डंप करे और भारत में एक्सपोर्ट करे ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए कई तरीकों से चाइना ये प्रयास कर रहा है कि भारत को लुभाए, जिसमें पर्यटन भी एक बड़ा क्षेत्र शामिल हुआ है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का यूज कर रहा है, एक सॉफ्ट पावर का यूज कर रहा है चाइना। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए किस प्रकार से अमेरिका ने 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया है चाइना के ऊपर, और चाइना ने भी 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिका के ऊपर। दोनों के बीच में ये टैरिफ वॉर चल रही है और आजकल पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के दिन ट्रंप ने क्या किया, एक 34 एडिशनल टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट पर लगा दिया, जो कि जिससे क्या हुआ, टोटल जो टैरिफ है वो 54% पहुंच गया। पहले 20% था। उसके बाद चाइना ने रिस्पॉन्ड किया और क्या किया, एडिशनल 34% टैरिफ यूएस के प्रोडक्ट्स पे लगा दिया। और ट्रंप ने रिटालिएट किया, 50% और बढ़ा दिया। रेजिंग कितना हो गया, 104% तक चला गया इंपोर्ट पर। और उसके बाद चाइना ने भी रिटालिएट किया और एडिशनल 50% टैरिफ इन्होंने भी बढ़ाया और कितना हो गया, 84% तक। 9 अप्रैल को ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाए और 145% तक कर दिए। चाइना ने रिस्पॉन्ड किया और टोटल 125% तक इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। उसके बाद ये देखिए, यूएस की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो रिजीम चली थी, उसमें क्या हुआ, देखिए चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा, ये 2 अप्रैल की आपको मैं स्थिति बता रहा हूं, चाइना के ऊपर 84%, लिसोतो के ऊपर 50%, कंबोडिया 49%, वियतनाम 46%, बांग्लादेश 37%, थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%, ताइवान 32%, साउथ अफ्रीका के ऊपर 32% और भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया गया था। हालांकि अमेरिका ने चाइना के साथ जैसे भी जो वॉर चली, जो टैरिफ की वॉर चली, उसमें उसने क्या किया, एक यू टर्न मारते हुए अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप सरकार ने सबके ऊपर, जितनी भी कंट्री के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए थे, सबके ऊपर कितना कर दिया, 10% कर दिया, 10% तक नीचे ले आए अपना टैरिफ और चाइना पर बरकरार रखा और चाइना पर बढ़ाया भी। तो ट्रंप जो पहले भारत सहित सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने यू टर्न लेते हुए क्या किया, सबके टैरिफ को कम कर दिया। भारत सहित केवल चीन पर टैरिफ बढ़ा दिए। भारत सहित कई देशों पर 90 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड उन्होंने दिया है कि 90 दिनों तक अभी किसी भी कंट्री पर 10% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो ये 90 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड का क्या फंडा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स माल जो यूज होता है, आप देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई वीडियो गेम है या कोई कंप्यूटर है या कोई लैपटॉप है, आप 3 महीने उसको बिल्कुल चलाना छोड़ देंगे, बिल्कुल बंद रखेगा, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई एजिंग इफेक्ट आ जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने 90 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माल चाइना का तैयार है, शिपमेंट हो रखी है, बड़े बड़े जहाजों में जो लदा हुआ है, अगर वो कहीं नहीं जाएगा, शिपमेंट नहीं होगा, तो 90 डेज तक तो वो सब में एजिंग इफेक्ट आ जाएगा, किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी वजह से चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा, सामान तैयार है तो इसकी वजह से क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें आप पता चला कि युआन 1990 के बाद, मतलब 17 साल के 2007 के बाद
17 साल तक के सबसे निचले स्तर पर चला गया, युआन गिर गया। उसके बाद अमेरिका चीन के व्यापार में 80% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? डब्ल्यूटीओ ने लगाया है। उसके बाद चीन का भारत की ओर अवसरवादी झुकाव, देखिए मैंने यहां पर केवल झुकाव नहीं लिखा है, अवसरवादी झुकाव लिखा है, क्योंकि इसमें अवसरवादिता दिखती है, क्योंकि चाइना के दिल में कोई ऐसा प्यार उमड़ रहा हो भारत के लिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये पूरी तरह से एक छलावा है, एक अवसरवादिता है, क्योंकि उनको अपना जो माल है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए कोई ना कोई कंट्री, एक डेस्टिनेशन कंट्री चाहिए। यहां पर देखिए, चाइना युआन फॉल्स टू द वीकेस्ट लेवल सिंस 2007 एज यूएस टैरिफ जैसे ही बढ़े हैं। ये पूरी इसकी खबर दी गई है, आपकी इंडियन एक्सप्रेस में भी दी गई है, अन्य अखबारों में भी दी गई है। उसके बाद देख लीजिए कि इंडिया चाइना शुड स्टैंड टुगेदर, इन्होंने अपनी तरफ से ऐसी बयानबाजी शुरू करी कि हमें साथ देना चाहिए। वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो बात कर रहे हैं ना, दोबारा से इन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से एक छलावा है, पूरी तरह से अवसरवादिता है। और आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे में भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए। क्या भारत को चाइना के साथ मित्रता स्थापित करके इनके जो मतलब ये जो टैरिफ वॉर कर रहे हैं, इसमें क्या इनकी सहायता करनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका की कुदृष्टि भी भारत के ऊपर पड़ सकती है, और भारत के जो संबंध हैं वहां पर कहीं खटास आ सकती है, क्योंकि भारत को किसी के टैरिफ वॉर से कोई मतलब नहीं है। भारत चाहता है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, और भारत एक नॉन अलाइनमेंट की अपनी पॉलिसी है, गुट निरपेक्षता की अपनी पॉलिसी है, उसको अपनाता रहे। तो इसलिए भारत ने क्या किया कि भारत ने एक सबके साथ मिलते हुए एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई है कि सबके साथ होते हुए भी भारत किसी गुट का भाग नहीं है। तो ये भारत को, ऐसे में भारत किसी भी गुट का भाग नहीं बनेगा। ना भारत अमेरिका के लिए कोई मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ना चाइना के लिए सपोर्ट करेगा। भारत वो करेगा जो सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री के लिए जरूरी है, भारत वही करेगा। तो ऐसे में भारत इस जो वॉर है इसका भाग नहीं बनेगा। अभी देखिए क्या हुआ कि भारत को लुभाने के लिए कैसी कैसी बातें की जा रही हैं कि द चाइनीज एम्बेसी एंड consulate in India have issued more than 85,000 visas to Indian citizens traveling to China this year. Welcome more Indian friends to visit China, experience an open, safe, vibrant, sincere and friendly China. ये जू फियोंग हैं, ये उनके राजदूत हैं भारत में, उनके एक एम्बेसी के अधिकारी हैं जिन्होंने ये बातें कही। उसके बाद ये सभी उन सब बातों को बात कर रहे हैं जिससे भारत का एक नाता है, भारत का एक कल्चरल नाता है। तो ये इसे कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, या सॉफ्ट पावर कहते हैं। इन सभी को पता है कि बुद्धिज्म का जन्म भारत में हुआ, बौद्ध धर्म भारत से उदय हुआ, और चाइना में भी लोग भारत को मानते हैं। तो ये बुद्धिज्म का भी प्रयोग कर रहे हैं भारत को लुभाने के लिए। और उसके बाद देखिए, रिसेंट चेंज बाय चाइना टू फैसिलिटेट, इन्होंने क्या किया, वीजा में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने वीजा को फ्रेंडली बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय चाइना को एक्सप्लोर करें, चाइना में जाके ट्रेवल करें, वहां टूरिज्म जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहां देखें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, वीजा इश्यूएंस में जो सर्ज आई है, 85,000 वीजास जो इश्यूड किए गए हैं इंडियन सिटीजन को अप्रैल 2025 तक। इसके कारण क्या है, देखिए, लाइक टूरिज्म, बिजनेस, एजुकेशन, वर्क, फैमिली रियूनियन, दिस रिफ्लेक्ट अ पुश टू रिव्यूज अक्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस कौन से, ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाले, क्योंकि ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहते हैं कि जब कोई आधिकारिक जो राज्य करता है, जो एक होता है राज्यकर्ता, एक होते हैं गैर राज्यकर्ता। राज्यकर्ता में आते हैं कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जब वो विजिट करते हैं, वो मतलब कुछ अफेयर्स में भाग लेते हैं, तब उसको कहते हैं टैक वन डिप्लोमेसी। और जब गैर राज्यकर्ता मतलब कि टूरिज्म के बहाने, बिजनेस के बहाने, एजुकेशन के बहाने, वर्क और फैमिली यूनियंस के बहाने चलते हैं, सो टैक टू डिप्लोमेसी का भाग होता है। और एज ऑफ अप्रैल 2025 चाइना हैज स्ट्रीमलाइंड द वीजा प्रोसेस बाय रिमूविंग द नीड ऑफ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को खत्म कर दिया है, बायोमेट्रिक डाटा को, शॉर्ट टर्म स्टे, अगर आप कुछ समय के लिए रहते हैं तो बायोमेट्रिक डाटा को आपका ऐड करना, या मतलब वहां उसको जिसे रजिस्टर करना उन्होंने अभी बंद किया है, और वीजा फीस को रिड्यूस किया है और स्पीड अप किया है इस प्रोसेस को। रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट, प्री कोविड टेस्टिंग, जो कोविड की टेस्टिंग है इस पर भी रोक लगा दी गई है। तो इससे क्या हुआ है कि चाइना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत से चाइना में ट्रेवल करें, जिससे उनका टूरिज्म भी बढ़े, उनका पैसा भी बढ़े, और भारत से
जो मतलब एक यूनियन है, एक मतलब भारत से जो एक रिश्ता है, उसमें भी थोड़ी सी प्रखरता आए। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है कि भारत से उनको कोई बहुत ज्यादा लगाव है, वो इसलिए किया जा रहा है कि वो जो ये यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं, यूएस ने इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, उसका इनको कम से कम नुकसान हो और ये भारत में अपना माल बेचें, भारत से ज्यादा मुनाफा कमाएं, इसका ये एक रीजन लग रहा है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बारे में आपको बता देता हूं। इट रेफर्स टू द अनऑफिशियल इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स सच एज academics, retired officials, think tanks or businesses leader aimed at the fostering the dialogues, building trust and exploring solutions to the conflicts or the issues between the nations। इसको टेक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। और जहां तक इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं उसकी बात अगर की जाए तो इसमें जो सीमा विवाद है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट्स का। करंटली चाइनीज वीजा जो रूल हैं इसमें क्या होता है, इसमें 5 तरह के ये वीजा देते हैं, L, X1, X2, M, Z और QS। ये वही वीजा हैं जो मैंने अभी आपको बताया, 5 तरह के वीजा ये देते हैं। और अब हम बात करेंगे चीन के साथ जो हमारे विवाद हैं। अब इतना मान लीजिए कि अगर हम चाइना को ऐसे में उनका बना हुआ प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, उधर अगर मान लीजिए कि जो उनको नुकसान अमेरिका से हो रहा है अगर वो यहाँ पे भरपाई हो भी जाए, तो क्या चाइना हमारे प्रति जो अवसरवादिता की जो रणनीति है वो नहीं अपनाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना एक साम्राज्यवादी अवसरवादी कंट्री है। उसके लिए जैसे कि उसने भारत के साथ देखिए क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, सीमा विवाद चल रहा है, अक्सई चीन में भी चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी चल रहा है, LAC पे भी जो गलवान वैली है वहां पर आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहती है, सामरिक प्रतिद्वंदिता दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए भी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, बुनियादी ढांचे का निर्माण। LAC के आसपास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास ये अपनी अपनी संरचनाएं बनाते रहते हैं, और जो दौलत वेग ओल्दी क्षेत्र है जो भारत का, वहां पर भी ये आसपास जो संरचनाएं बनाते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय अगर इंटरेस्ट की बात की जाए उसके लिए नुकसानदेह हैं। भू राजनीतिक गठबंधन की यदि बात की जाए तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने क्वेड बनाया है, और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसकी क्षेत्रीय जो उसकी महत्वाकांक्षा है उसकी मुकाबले के लिए बनाया गया है। तो यहां भी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता दिखती है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच में ही है, और कहीं ना कहीं उस आर्थिक स्पर्धा में भारत पीछे है, क्योंकि भारत के RCEP से जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी उसमें भारत का बाहर निकलने का भी एक कहीं ना कहीं यही एक रीजन था कि भारत अभी विनिर्माण क्षेत्र में उतना ज़्यादा सफल नहीं है। हालांकि मोदी जी के आने के बाद मेक इन इंडिया प्रोसेस से, मेक इन इंडिया जो पहल है इससे भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, और पहले जो विनिर्माण क्षेत्र में जो हम समस्याएं जो झेल रहे थे उनमें कहीं ना कहीं उनसे बहुत निजात मिली है। तो विनिर्माण क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा करने का प्रयास किया है, और 2014 के बाद काफ़ी कुछ चीजें विनिर्माण क्षेत्र में अच्छी हुई हैं। तो अब आर्थिक स्पर्धा का भी जो इसके साथ रहता ही है, जल संसाधन का भी आप जानते ही हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर ये बांध बनाकर बहुत सारा पानी जो है उधर रोकने का प्रयास करते हैं, वो भी एक मुद्दा है। तिब्बत का मुद्दा है ही, दलाई लामा को भारत में शरण देने का जो मुद्दा है वो भी एक मुद्दा है, और हाल ही में ट्रिगर हुई कुछ बातें चीन के आक्रामक कदमों जैसे LAC के पास गांव बनाना, गलवान के बाद भारत में चीनी ऐप्स का प्रतिबंध लगाना ने अविश्वास को और गहरा कर दिया है। तो ये सारे मुद्दे होते हुए भी अगर भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाए भी तो चाइना को भी ये सारे मुद्दों पर बैठकर एक मतलब शांतिपूर्ण विचार करना चाहिए, ऑफिशियल्स को विचार करना चाहिए, और चीन को जल्द से जल्द इन मुद्दों को निपटाना चाहिए, क्योंकि इन सभी मुद्दों के होते हुए अमेरिका के खिलाफ प्रतिद्वंदिता में अगर किसी भी प्रकार का इसको सपोर्ट चाहिए चाइना को इंडिया से, तो इन सभी मुद्दों पर इनको अपना पक्ष क्लियर करना पड़ेगा, इन मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा, जैसा कि बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना एक अवसरवादी देश है। अवसरवादिता का कई बार वहां पर देखने को मिला है, इनके चाइना की जो नीतियां होती हैं वहां अवसरवादिता देखने को मिलती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भारत तो किसी का ना तो दुश्मन है ना किसी का दोस्त है। भारत चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की एक अवधारणा हो, पूरा विश्व जो है वो मैत्री के साथ चले। भारत ने पंचशील के सिद्धांत भी दिए, जिसमें नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है और जिसमें कि परस्पर सहयोग है, एक दूसरे के जो उनके जाति मामले हैं, जो दो कंट्रीज के जो उनके अफेयर्स हैं उनमें हस्तक्षेप ना करने की नीति है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है। तो ये सारी नीतियों के ऊपर भारत चलता है, और भारत कहता है कि
विश्व को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने के लिए कम से कम मतलब क्या होने चाहिए, कम से कम विवाद होने चाहिए। तो दोस्तों मेरा तो अपना यही मानना है कि भारत को पहले इन सभी मुद्दों पर इनसे बात करनी चाहिए। अगर इनका कुछ पॉजिटिव लगता है तो भारत को आगे बढ़ना चाहिए, और यदि नहीं पॉजिटिव दिखता है तो भारत को इनकी अवसरवादिता में इनका सहयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आप सभी की इस बारे में क्या राय है आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, और कहीं पे मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो जरूर इस बारे में मुझे जरूर आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये मेरे विचार थे इस बारे में, आप सभी के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।